आज के शो में मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे वजीर आजम पुरअज़म। डॉलर को काबू में करने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू। मईशत बहाली के लिए नून लीग के पास वसी तजुर्बा, सनतकार ताजिर बरादरी हम आवाज। 3.5 साल में मईशत का सत्यानाश, तल्ख हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने कुछ अहम तरीन माशी हकायक रखेंगे। हमने देखा है नाज़रीन के तकरीबन जो डिवैल्यूएशन रेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहा वो 50% रहा। हमने देखा कि तकरीबन 60 से 62 रुपए पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू हुआ 3 साल 7 महीने के अरसे के दौरान। अगर यही हम देखते हैं कंपैरिजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से, जब 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये रेशो तकरीबन 50% था। हमने देखा था कि 62 से 124 और फिर हमने 62 से 98 और फिर 98 से 124 तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में गया, और नून लीग के दौर के अंदर 98 से 115 तक जब गया तो हमने देखा कि तकरीबन 17% की डिवैल्यूएशन हुई, और 115 से 124 फिर जो उसके बाद केटे का सेटअप आया उसमें ये डॉलर हमें जाता हुआ नजर आया। ये 98 से 115 जो 17% डिवैल्यूएशन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद सबसे कम डिवैल्यूएशन थी पिछले गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें रहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जिस तरह से पाकिस्तानी रुपए की कदर, अपनी कदर खोता रहा पाकिस्तानी रुपया, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत में इतना नहीं हुआ। 50% की डिवैल्यूएशन सिर्फ 3.5 साल के अरसे में, 3 साल 7 महीने के अरसे के अंदर हुई, और ये अनप्रेसिडेंटेड था जिस तरह डॉलर को डिवैल्यू हुआ, रुपी डिवैल्यू हुआ डॉलर के अगेंस्ट। और इस पर यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा कि किस तरह इकोनॉमी का बेड़ागर को सत्यानाश किया गया। रुपए को 115 से गिराकर जब आप इस पर डॉलर के अगेंस्ट 165 तक लेकर आए, तो शौकत तरीन साहब ने भी अपनी हुकूमत पर तनकीद करी और साबिक वजीर खजाना हफीज शेख साहब के बारे में कहा कि यह बड़ा गलत हुआ। आपके सामने 2-3 मिसालें आज इस प्रोग्राम में रखेंगे, इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए, कि इससे पहले पाकिस्तान जो आज माशी सूरत हाल का सामना कर रहा है, इससे पहले इससे बदतर सूरत हाल का सामना किया है। और उस सूरत हाल के अंदर हमने देखा खासतौर पे 1998 में जब हमारे रिजर्व्स गिरे और साल 2013 में जब हमारे रिजर्व्स गिरे, उनकी मिसालें रखने से कबल आज आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक बयान पहले सुनाते हैं। डॉलर के बारे में उनकी स्टेटमेंट क्या थी और किस तरह वो कह रहे थे कि उनकी हुकूमत आने के बाद किस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था मार्केट्स का, और आते ही पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है बढ़ी थी। शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह इसकी मिसाल दी आज की तकरीर में जब वो कराची शहर में बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टॉक ब्रोकर से बात कर रहे थे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सितंबर 11 अप्रैल को मैंने हल्फ लिया। उस दिन तो डॉलर 189 पे था, जो 115 रुपए से 2018 से सफ़र करता हुआ 189 पे आया था। तो ये जो 60-65 रुपए की उड़ान थी, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। अलबत्ता जिस दिन ओथ मैंने उठाया तो डॉलर 8 रुपए सस्ता हो गया। तो ये डॉलर के ऊपर फर्क पड़ा था। हमने देखा था पाकिस्तानी रुपए की कदर एकदम बढ़ी थी। लेकिन ये सूरत हाल नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। बहुत सी स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़रूरी हैं, रिफॉर्म्स के बगैर ये मामला सुधर नहीं सकते। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी मईशत ऐसे बहुत से क्राइसिस फेस कर चुकी है। मेरे सामने यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट के पास एक शाया करदा रिपोर्ट जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हवाला मौजूद है। 1998 मई 1998 के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और जिस तरह एक पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में आ चुका था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, हमने देखा था पाकिस्तानी जो रिजर्व्स थे मुसलसल डिक्लाइन का शिकार थे। उस रिपोर्ट का एक इक्तबास आपके सामने रखना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में जो जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क के नाम से उसका जो पहला पॉइंट था, उसमें लिखा गया कि इन लेट 1998 पाकिस्तान इकोनॉमी कंटिन्यूड इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉलोइंग द पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 1998। आगे इस रिपोर्ट में जिक्र होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स डिक्लाइन, यानी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा था, इनफ्लोज आपके रुक गए, ना एक्सपोर्ट की सेल ज्यादा थी, ना वर्कर रेमिटेंसेस ज्यादा थी, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। एज अर्ली एज जुलाई 1998 पाकिस्तान गवर्नमेंट मेड अ पॉलिसी डिसीजन टू एंटर अ टेक्निकल डिफॉल्ट विद सम ऑफिशियल क्रेडिटर्स। आगे बताया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर के नवंबर, जो कि एक हकीकत है कि नवंबर 1998 तक हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो गिरकर $400 मिलियन हो गए, और द गवर्नमेंट बेरली वाज एबल टू सस्टेन
मिनिमम एसेंशियल डेट सर्विस पेमेंट्स, यानी जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑब्लिगेशन थी डेट की, हम वो सस्टेन करने को भी काबिल नहीं थे। तो पाकिस्तान ने इससे बदतर हालात फेस किए हैं शायद, जो सामने नजर आ रहे हैं। हकायक माशी तज़-ए-निगार इस पर और अच्छी रोशनी भी डालेंगे कि 1998 में जब $400 मिलियन के रिजर्व रह गए थे, लेकिन निकले हम इस क्राइसिस से। उस वक्त वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे, नून लीग की हुकूमत थी 1998 में, सब जानते हैं। हम इस क्राइसिस से निकले, हमने देखा है कि ये $400 मिलियन तक रिजर्व भी आ गए। उसके बाद आपको हम नेट फॉरेन रिजर्व की पोजीशन जून 2013 से 2 अक्टूबर 2015 की दिखाना चाहेंगे। इस सूरत हाल को भी अगर सामने रखें तो जून 2013 में हमारे जो रिजर्व थे वो $6 बिलियन के थे। सितंबर 2013 में ये मजीद गिरे और इनमें गिरावट आकर ये तकरीबन 4 जो नेट फॉरेन रिजर्व थे 4.6 बिलियन हो गए। और फिर दिसंबर 2013 में ये रिजर्व गिरकर तकरीबन $3.5 अरब पर आ गए। यानी यहां पर भी हम पाकिस्तान एक बदतरीन माशी सूरत हाल का सामना, जो दिसंबर 2013 में हमें था कि $3.5 अरब के हमारे रिजर्व रह गए थे, जो अब तकरीबन $10.5 अरब के लगभग हैं। दिसंबर 2013 के बाद इसमें बेहतरी आना शुरू हुई। ये बेहतरी ये नहीं कि कोई अच्छी माशी कारकर्दगी थी, हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने अच्छा संभाला, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन इसमें बहुत सी सपोर्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की थी। हमारे सुकूक बॉन्ड्स थे, उनका भी हमें इन्फ्लोज आए, IMF के $4.5 अरब आए, सुकूक बॉन्ड से तकरीबन $3.5 अरब आए। 2 अक्टूबर 2015 को हमारे रिजर्व बढ़कर $15.2 अरब तक पहुंच गए थे। $15,202 मिलियन हमारे रिजर्व हो गए थे, नेट रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और ऐसी माशी सूरत हाल का सामना हमने 2013 में भी किया, और इस दौरान और भी बहुत से माशी क्राइसिस आए। लेकिन लगभग जितने लोगों से हमारी बात हुई, हमने देखा कि नून लीग ऐसे क्राइसिस फेस कर चुकी है। मौजूदा नून लीग की हुकूमत क्या इस क्राइसिस से हमें निकाल सकती है? हल पर आज बात होगी, सियासत पर नहीं, हल पर बात होगी। निकलने का रास्ता यहां से क्या हो सकता है, किस तरह निकल सकते हैं बाहर, और क्या ये मुश्किल फैसले अब हो सकते हैं, किस तरह बाहर निकलने का रास्ता है। जो इकदाम हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, उनसे क्या हम आगे बढ़कर रुपए की कदर को यहां से सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते? इन पर अहम गुफ्तगू करने से कबल शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया कौम को कि इससे पहले भी और अब भी वो कहते हैं कि हम शेरों में मंजिल तलाश करेंगे। उन्होंने कुछ शेर भी अर्ज किए, क्या कहा उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमारी क्या तकदीर में लिखा है, कि हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इकबाल इसलिए कहता है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और ये भी शेर सुने, ये भी शेर सुने, आपने करके दिखाया है कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर हैं टैक्स उमूर के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत भी हैं, और इरफान इकबाल शेख साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो सब में बड़ी सनतों की जो तंजीम जो नुमाइंदगी करती है पूरे पाकिस्तान से, उसके सदर हैं, लाहौर से साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ इकरामुल हक आपसे करना चाहूँगा। इकराम साहब, आपका आज एक कॉलम भी आया, उसमें भी एक जिक्र था एक पैराग्राफ में कि व्हेन PMLN केम टू पावर इन 2013 द इंडस्ट्रीज वर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, एनर्जी क्राइसिस, inflation and high cost of funds. The PMLN government successfully managed to avert the crisis, and within a short period the energy deficit of more than 8,000 megawatts was turned into a surplus. In parallel, the policy rate was reduced to the lowest possible level and inflation was in control. All these factors contributed positively to the economic growth of all sectors. तो ये इकरामुल हक साहब तजुर्बा तो रखती है नून लीग की हुकूमत, हम कह सकते हैं, आपने भी जिक्र किया आज अपने कॉलम में इसका। इकरामुल हक साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही जी। अगर इकरामुल हक साहब से हम इकरामुल हक साहब मुकम्मल किया है, जी अब आ रही जी, तो मेरे ख्याल में जी 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 बोले जी इकरामुल हक साहब प्लीज। जी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है सर जी। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने कामयाबी के साथ जो थे इन माशी मुश्किलात का सामना किया, और न सिर्फ कि इस बहरान से निकाला बल्कि कामयाबी के साथ IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल किया। शायद पहला प्रोग्राम था जिसे कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया।
मगर जैसे हम बाद में देखते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं की गई और फिर वो जो हमने चाहे वो तवानाई का शोबा हो या हमारी एक्सपोर्ट्स का हो या हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, किसी जगह पे भी हमने जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को दुरुस्त नहीं किया और फिर उसका जो है हमें आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इस हुकूमत के भी आप देखें कि आने के बाद अगर फौरी एजेंडा दिया जाता कि हम कैसे इसमें से निकलेंगे, ज़ाहिर है सूरत हाल का तो उनको अंदाज़ा था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने मूव किया तो सूरत हाल सामने थी, मगर क्या एक मजबूत उसके लिए जो था वो उनके पास प्रोग्राम था, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि जैसे वो आएंगे तो फैसला करने में जैसे जैसे देर होती जा रही है और हुई है, उसका अब भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला अपनी जगह पर, मगर अब ये सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जो अच्छी इकनॉमिक्स है वही अच्छी सियासत भी है। तो इसके ऊपर एक हमें बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हर 4-5 साल पाकिस्तान जो है वो इन्हीं मुश्किलात का शिकार क्यों होता है और बार-बार हमें फिर जो है वो उन्हीं चीज़ों की तरफ देखना पड़ता है। तो इसके लिए जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर वो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन खान साहब ये तो बात तय है कि 2013 में जैसे आपने लिखा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना टैक्स रिफॉर्म स्ट्रक्चरल तौर पर हुए, लेकिन एक जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ये सब कुछ हुआ, तो ये अगर सियासी इंस्टेबिलिटी ना हो और इस गवर्नमेंट को करने दी जाए, गवर्नमेंट जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है जो भी उनका है आईनी तौर पर, तो ये निकाल तो सकते हैं बुरहान से। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इससे पहले इनका रिकॉर्ड सही नहीं है, जो शायद किसी का भी सही नहीं है, लेकिन ये इससे पहले ऐसी क्राइसिस फेस कर चुके हैं, दे हैव द एक्सपीरियंस टू डील विद दिस, ये कह सकते हैं हम राम साहब। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो अगर ये मौका दिया जाए और उनको जो है वो किसी किस्म की रुकावट ना आए तो यकीनन वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं मुल्क को। सही। और इरफान साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि ये जो सूरत हाल अभी है कि सियासी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्शंस ये सब कुछ। अच्छा, मलिक बोस्तान साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे साथ टेलीफोन बीपर पे साथ हैं, इस वक्त कोशिश करेंगे उनको भी वैसे भी लें। फॉरेस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, आप फरमाइएगा कि जो 2013 का जिक्र इकराम साहब ने भी अपने आर्टिकल में किया, इससे पहले 98 का जिक्र मैंने किया, एक्सपीरियंस तो है और क्या अगर करने दिया जाए इनको हुकूमत, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ये दे कैन डिलीवर, जो इससे पहले उन्होंने किया है। इरफान साहब जी, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मुझे एक चीज़ जो इस बार नज़र नहीं आई जी, जो नून लीग हमेशा पहले आती थी और आते साथ ही वर्किंग स्टार्ट हो जाती थी, इस बार वो मुझे नज़र नहीं आ रही। वो उसमें उस तरह की कोई जुर्रत नज़र नहीं आ रही, कोई उस तरह की बात नज़र नहीं आई। आप देख लें कि पिछले 1.5 माह से कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, जो मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से अपना चलाएंगे। जो हालात चल रहे हैं इसमें तो पहले दिन से ही फैसले करने पड़ने थे, पहले दिन से ही फैसले करने चाहिए थे और आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, बड़े और मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए, हम अगर सिर्फ सियासत के ऊपर खेलते रहेंगे और अपनी मईशत को नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त बन गए हैं ये मुझे और आगे ख़राबी की तरफ लेकर जाके नज़र आते हैं। तो ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और नून लीग को चाहिए कि पहले दिन से आए, पहले दिन से या दूसरे दिन से आपको उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते, लेकिन पिछले 1-1.5 माह से मैं देख रहा हूँ कोई उन्होंने जिस तरह से, जिस स्पीड से वो काम करते हैं उस स्पीड से कोई काम नहीं किया। और जो मुझे लग रहा है कि अभी तक वो कोई डिसाइड नहीं कर सके कि हमने इसको जाना है। देखिए, आपने पेट्रोल महंगा करना है तो आपको करना चाहिए, आपने मईशत को संभालना है तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपने आपके इंपोर्ट्स बढ़ चुकी हुई हैं, आपको उसके फैसले करने चाहिए, आपकी एक्सपोर्ट कम है उसके ऊपर फैसले करने चाहिए। ये डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट भी बहुत खौफनाक है, आपका सर्कुलर डेट भी बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया है। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमें तो डिसीजन लेने चाहिए। ये फ़र्क आपको लग रहा है कि ये इस दफ़ा नून लीग के दौर में आया है, वरना आप समझ रहे थे कि आते ही फैसले होंगे? और शायद इसकी वजह इरफान साहब ये भी है कि सियासी तौर पे भी इस वक्त मतलब साफ नहीं है, पता नहीं है कि क्या होना है आगे इलेक्शंस। बहुत से लोग कह रहे हैं कोई सेटअप आ जाए, टेक्नोक्रेट ये कर ले। ये वजह भी है कि सियासी तौर पर एक कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट को भी नहीं है कि क्या आगे का रास्ता है। जी बिल्कुल, 100% मैं समझता हूँ कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बार। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। देखिए, 2 डिसीजन मैंने मरियम साहब का मैंने कल जो इंटरव्यू सुना उसमें उन्होंने कह दिया कि हम
समझते हैं कि हम गवर्नमेंट को छोड़ें, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये इनका अभी तक इस चीज़ के ऊपर डिसाइड नहीं हो सका कि ये गवर्नमेंट करना चाहते हैं या गवर्नमेंट छोड़ना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इसी तजब्बुर में बैठे हैं जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं हो रहे। अब इनको अगर रहना है, अगर तो इसको इनको चलाना है तो इनको डिसीजन लेने चाहिए, उसके बगैर ये आगे चल। और कुछ डिसीजन तो हो गए इरफान साहब इंपोर्ट्स के हवाले से। आपने देखा है कि कल एक हंगामी माशी प्लान एक आ चुका है सामने, उसमें इंपोर्ट्स के हवाले से कुछ कर्व्स लगाए हैं। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में उन कर्व्स का जिक्र किया है, तो डिसीजन आना शुरू हुए। हाँ डिले हैं लेकिन आए हैं डिसीजन अब फाइनली। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज ये 598 जो इन्होंने सर्कुलर दिया है जी, इसमें भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर सही तरीके से इसको ऊपर नहीं किया। हमने ही कहा था कि जिसको इम्पोर्ट्स को कटेल करें फौरी तौर पे, अदरवाइज़ आपके जो रिज़र्व है आपको पता 10.5 बिलियन है, उसमें यूए के भी हैं, उसमें सऊदीया के भी हैं, चाइना के भी हैं, तो हमारे पास तो बहुत थोड़े पैसे थे जो बहुत थोड़े दिनों के लिए हैं, तो हमें तो फौरी तौर पर इसको लेना चाहिए था। और जब इन्होंने लिया भी है तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मेन जो आपकी जो मोटर व्हीकल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने किया, मोबाइल के ऊपर किया, फिर उसको वापस ले लिया। अब जो बाकी छोटे हैं और ये 19 को आपने एसआर जारी किया और 19 को ही नाफिज कर दिया। देखिए लोगों के इसमें पैसे फंसे हुए हैं, जो लोगों ने इंपोर्ट्स करनी थी उनको कम से कम हफ्ता 10 दिन देने चाहिए ताकि वहाँ से अपने वो माल मंगवा सकें। अब लोगों के पैसे वहाँ फंस गए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ फंस गए हैं। मैं समझता हूँ इसको फौरी तौर पे इसको देना चाहिए टाइम, ताकि लोग अपने कर लें। और वो बाकी जो आपके इम्पोर्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा शेयर नहीं है, मेन शेयर को तो आपने कर दिया। अब ये इससे क्या होगा कि स्मगलिंग भी बढ़ेगी। हम पहले भी कहते रहे कि स्मगलिंग इस मुल्क का बहुत बड़ा नासूर है, अब इस बार स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। हमें बैलेंस एक चीज़ देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस नहीं दिया गया, इसको अच्छे तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुझे अब भी आगे प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपको लगता है कि एक्सट्रीम साइड पे चले गए? मलिक बोस्तान साहब, मैंने अभी 1998 का जो क्राइसिस था स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें हमारे ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $400 मिलियन तक गिर चुके थे, और स्टेट बैंक ने उस पर लिखा था द गवर्नमेंट वॉज बेरली एबल टू सस्टेन मिनिमम एसेंशियल डेट सर्विस पेमेंट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है मलिक बोस्तान साहब, जो उन्होंने स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से बनाई। इसमें कहा कि हम अपनी पेमेंट्स भी नहीं दे पा रहे थे। इस क्राइसिस से हम कैसे निकले थे बोस्तान साहब? ये तो बदतर हालात थे, उस पर नून लीग की हुकूमत थी, कैसे निकाला था इन्होंने? हमें थोड़ा रोशनास करें, और आज के लिए हम क्या सबक है उसमें हमारे लिए मलिक बोस्तान साहब? उस वक्त नून की 2 तारीख अक्सरियत थी और मुकम्मल कंट्रोल था, इक़्तिदार का अरूज था उनका, और एटमी धमाके ने उनको अरूज पर पहुंचा दिया था। तो कोई जब इतना मुश्किल वक्त आया, डॉलर भी बड़ा 44 से बढ़ के 63 तक हो गया, कीमतें भी बढ़ी, लेकिन आवाम ने कोई साथ दिया, कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन आज नून को फैसला करने की 11 जमातों को मनाना पड़ेगा, उनके हुकूमत बरकरार करने के लिए उनको साथ मिलाना पड़ेगा। मुश्किल फैसले की मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, उन्हें उसकी सियासी कीमत चुकानी होगी, कुर्बानी देनी होगी, और तमाम जमातों को साथ खड़ा होना, तभी जाके ये फैसले होंगे। तो सबसे मुश्किल फैसले इस वक्त पेट्रोल की सब्सिडी है, जिसपे IMF ने कहा है कि इसको खत्म करें। इस वक्त हुकूमत तकरीबन 118 अरब से ज्यादा हर महीने सब्सिडी दे रही है, जो साल की 1400 से 1500 अरब रुपये बनते हैं, जबकि दिफा बजट आपका 1350 अरब है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बुरान से, माशी बुरान से निकालने के लिए इस वक्त ये हुकूमत भी, जैसे आज कुछ न्यूज आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने सिग्नल दे दिया है कि जल्द इलेक्शन कराए जाए। तो ये जल्द इलेक्शन का जो मुश्किल फैसला है और मुश्किल बुरान से निकलने के लिए ये हुकूमत नहीं चाहती कि हम पेट्रोल की कीमतें पर बढ़ाते हैं तो ये सारा मलबा हमारे पूरा गिरेगा, तो वो इससे बचना चाहते हैं। और अभी तक ये किसी को यकीन नहीं कि ये हुकूमत, जैसे आजकल आ रहा है जी, किसी वक्त भी सोशल मीडिया पे आज हुई अफवाहें आ रही है, किसी वक्त भी केटी पर निगरान हुकूमत आ सकती है। इस वजह से शिकायत का शिकार है सिफारशी रिश्ता। लेकिन मैं समझता हूँ फ्रांस की मिसाल आपके सामने है, वहाँ जब पेट्रोल की कीमतें बड़ी तो पीली के जैक्टों वाले ने बड़ा एहतजाज किया और पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, उन्हें कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। फ्रांस जैसे मुल्क में अगर एहतजाज हो सकता है तो पाकिस्तान में भी एहतजाज जुनून होगा, लेकिन कौम को बताना होगा
अगर हम ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो फिर श्रीलंका वाला हाल होगा। आज उसके वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा, मैं बोसान साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि आपकी गुफ्तगू भी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब से। आपने उस पर मुझे कहा था कि फैसले होंगे और ज़्यादा नहीं है इसको संभालना, $1 अरब के अगर इम्पोर्ट्स हम संभाल लें, रोक लें तो बेहतरी आ जाएगी। लेकिन आज आप लग रहा है कि आप भी इलेक्शंस की तरफ आपकी आवाज़ आ रही है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं और क्या हल है इस मसले का? इकराम उल हक साहब से भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज भी वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि वो इन अंधेरों से निकलकर मंजिल तक पहुंचेंगे और इससे पहले भी निकले हैं बतौर कौम और अब भी निकलेंगे। पुरअज़म नज़र आए शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर साहब, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कितने पुरअज़म हैं आगे के रास्ते को लेकर? मैं पहले इकराम साहब से पूछ के फिर मैं इस वक्त मलिक बोसान साहब से पूछूंगा। लेकिन इकराम साहब, पहले आपकी तरफ, क्या आप भी पुरअज़म हैं हम निकल लें इन अंधेरों से और हम पहुंचेंगे? और वो रास्ता कितना कठिन होगा, उस रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हैं, और आपके इलेक्शंस के हामी हैं, या आप समझते हैं कि अगर इनको करने दिया जाए तो देखें, जैसे मैंने पहले बोला था, आपने भी कहा कि हाँ दे कैन डिलीवर? इकराम साहब। मेरा ख्याल है इलेक्शन तो फिर हल नहीं होगा मसले का। अगर सूरत हाल यही रहनी है तो मेरा ख्याल है कि अगर बुनियादी इस्लाहात कर ली जाए और उसके बाद इलेक्शन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि महज इलेक्शन तो मसले का हल नहीं। ये इस वक्त मईशत में हमें प्रॉब्लम्स है, उसके लिए तो वो हमें मुश्किल फ़ैसले करने हैं। तो मुश्किल फ़ैसले अगर ये हुकूमत कर ले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस बड़े क्राइसिस से बच सकता है जो आगे नज़र आ रहा है। और अगर हम ने ये गैर यकीनी की सूरत हाल जारी रखी कि इलेक्शन होंगे और जो है वो जल्दी होंगे, ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर ये जो सूरत हाल है गैर यकीनी की, क्योंकि मसला यही होता है कि जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सब लोग परेशान हैं कि भाई कोई फ़ैसला होगा कि नहीं होगा, और जब फ़ैसला करने की वक़्त है, सॉल्यूशंस भी लोगों ने दिए हैं, सॉल्यूशंस मौजूद भी हैं, अगर हम उन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क का नुकसान होगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। इस वक्त मसला जो है वो पूरी कौम और पूरे सारे सियासी लोगों को देखना चाहिए कि हमने मुल्क को जो है इस मुश्किल से निकालना है, और जितना फैसले मुस्लिम लीग नून भी डिले किया है उसकी भी उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और आगे भी करनी पड़ेगी। तो उन्हें एक अपना क्लियर माइंड बताना चाहिए कि वो इस मुश्किल में फैसले करेंगे या फिर इसी तरह से लेकिन इकराम साहब, आईएमएफ टॉक्स जगह के आ जाएगा कि वो चल रही हैं, बोझ क्यों ले। आप कितने इकराम साहब, ये जो आईएमएफ टॉक्स चल रही हैं, इस पर आईएमएफ टॉक्स चल रही हैं, दौरान गुफ्तगू आईएमएफ के साथ हैं, खबर ये भी आई है कि हम मान चुके हैं सब्सिडीज खत्म करने को भी, उसका एक प्लान भी तैयार हो गया है कि किस तरह रिमूवल होगा, सब्सिडीज फेज वाइज खत्म होंगी। तो ये तो मुस्बत खबरें हैं। इसका मतलब ये जो डॉलर इतना बड़ा है, ये सब कुछ हुआ है और आईएमएफ आता है, तो हम जानते हैं कि और कैपिटल इनफ्लोज दूसरे ममालिक से भी आएंगे, तो चीजें संभलने जा, फिर हमने इंपोर्ट्स पे भी कुछ कर्व किए, तो ये सही डायरेक्शन नहीं है आपको लगता है? जी, मेरा ख्याल है ये सही डायरेक्शन है और यही फैसले हमें लेने चाहिए और तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होना चाहिए, और यही रास्ता है जिससे हम मुश्किल से निकल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आईएमएफ के साथ भी हम दोबारा से जो जैसे अच्छी खबरें आ रही हैं, अगर हम उसको मान लेते हैं और ये हम सब्सिडी ख़त्म करते हैं और दूसरे इक़दाम भी लेते हैं, तो इसका हमें ही फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी हमें लेना है, वर्ल्ड बैंक भी हमें हेल्प करेगा और सारे। तो ये मेरा ख्याल में अच्छा मौका है कि हम इस जो है वो निकल कर अनसर्टिनिटी से एक क्लियर लाइन लें, और कोई मुश्किल नहीं है कि हम इस बहरान से भी बाहर ना आ सकें। चाहिए तो हम कह सकते हैं इस वक्त इकराम साहब के अगले हफ्ते जब ये खबरें आएंगी, आईएमएफ की टॉक्स पूरी होंगी और ये सारे प्लान मंसूबे और ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होगा, फिर इनफ्लोज के आने की खबरें आएंगी, तो और इसमें अगर सियासी इंस्टेबिलिटी माइनस कर दें तो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी मुस्बत असर देंगी। जी यकीनी तौर पे मुस्बत खबरें हैं, और जैसा आपने भी अभी फरमाया कि अगर ये सारे इक़दाम जो हैं ये ले लिए जाते हैं तो यकीनन हम इससे बाहर आ सकते हैं। अगर जो एक्शन है और जो कन्फ्यूजन है
और अनसर्टिनिटी है, इसको फौरी तौर पर दूर करना चाहिए और एक वाज़ेह जो है वो मंजिल की तरफ चलने की बात होनी चाहिए। सही। अब बुस्तान साहब आप फरमाइए, क्योंकि आपने जब शहबाज शरीफ साहब से बात की थी आपने कहा था मैं प्रोग्राम में कि आपने बोला उनको कि $1 अरब जो है इस पर अगर हम रोक लें, इंपोर्ट्स को कर्ब कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हल आपने पेश किया था। आज आप क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ ही जाना हल है? अब हमने देखा इंपोर्ट से बैन भी लगा है और IMF की टॉक्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मुस्बत खबरें हैं जो काफ़ी आगे का रास्ता अच्छा दिख रहा है? बुस्तान साहब देखो, फैसला तो ये हो गया क्योंकि IMF को बयान भी आ गया मिफ्ता स्मिथ साहब के, हमने तमाम शराइत मान ली हैं IMF की, और ये मानना ज़रूरी थी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और IMF आपका 8 अरब का पैकेज जो है मंजूर कर लेता है तो पाकिस्तान को 8 अरब ये और 8 अरब सऊदी के और 8 अरब चाइना के भी मिल सकते हैं। $24 अरब बहुत बड़ा अमाउंट अगले 2 साल में पाकिस्तान के सिस्टम में आएगा, तो यकीनन उसके रुपये की कदर भी बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी, रिज़र्व बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे रिज़र्व ना होने की वजह से जो है हमें महंगे लोन लेने पड़े, और हुकूमत ने मैंने यही तजवीज़ पेश की थी, हर महीने हम $1 अरब की लग्जरी आइटम पर पाबंदी लगा के $12 अरब साल के बचा सकते हैं। अगर हमारे ये $12 अरब बच सकते हैं तो हमारे रिज़र्व $30 अरब से ज़्यादा हो गए अगर हमें लोन नहीं भी मिलते। तो इस पर रिज़र्व कम होने की वजह से हमें देखो ना, इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर के लोन का वो 1 से 2% है, हम 7.5% पे ले रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? सब्सिडी हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दिफा से ज़्यादा हम सब्सिडी लोगों को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है इस वक्त माशी सारा। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनका जो पिछला ट्रैक है नून का, हमेशा डॉलर को इन्होंने गिराया, ये बढ़ाया नहीं। पहली दफ़ा इनको लेने के देने पड़ गए। इन्होंने जब हुकूमत में आए थे उस वक्त डॉलर का रेट अलफ से पहले 190 था, जब अलफ बर्दारी हो गई तो 181 रुपये हो गई, या 9 रुपये गिर गया पिछले कार्ड को देखते हुए। लेकिन उसके बाद फैसले में एचके कार्ड की वजह से और इत्यादियों की नाराज़गी और वोट बैंक की वोटर के खौफ से इन्होंने फैसले नहीं किए, थोड़ा डिले किए। लेकिन आज भी अगर ये फैसले कर लेते हैं, जैसे आज इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाई हैं और भी कई चीज़ें हमने इनको बताई हैं काफ़ी, अगर इस पर करते हैं तो डॉलर का रेट 10 से 20 रुपये फ़ौरन गिर सकता है। क्योंकि इस वक्त बैंकों को इंटर बैंक में हमने बताया हमारे डॉलर बढ़ रहा है, फ्री मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। आज भी हमारे पास 95% हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किया है, हमारे पास पब्लिक ख़रीदने के लिए बिल्कुल नहीं आ रही। सिर्फ 5 से 10% वो लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या ट्रैवलिंग जिन्होंने करनी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मौका है बैंकों को, अगर हम सुधार लेते हैं। जो इस वक्त उनको पता है इस वक्त हुकूमत ने को जो है बहुत हमारा जो तकरीबन $2 अरब का जो माहाना बिल है सिर्फ क्रूड ऑयल का है, तो उसी को उनको पता होता है। उस वक्त ये काटल बना के रेट बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि इन्हें पाबंद करें, इतने डॉलर ये बेचें जितने इनके स्टॉक में मौजूद हैं, ओवर सोल्ड ना करें। जब ओवर सोल्ड करते हैं तो हुकूमत को मजबूरन इन्हें डॉलर देने पड़ते हैं, और ये अगर नहीं देती हुकूमत रेट बढ़ा देते हैं। तो ब्लैकमेल करने की वाली ये पोजीशन में आ चुके हैं इस वक्त, तो हुकूमत को इसके ऊपर भी सख्त एक्शन लेना होगा। तो लेकिन आप समझते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा अभी इंपोर्ट बिल पे जो अभी कल इकदाम हुए हैं उससे कितना फर्क पड़ जाएगा? जो आप कह रहे हैं ना $1 अरब माहाना बचा सकते हैं, अब कितना बचा सकते हैं? हुकूमत कह रही है $6 अरब बचाएंगे हम, $500 मिलियन माहाना। क्या इतना वाकई में पड़ेगा आपको इतना फर्क? अभी तो इन्होंने जी बिल्कुल पड़ा। अभी तो इन्होंने बहुत कम आइटम पे लगाया है, जो उसमें से 400-500 मिलियन मुश्किल से माहाना बनते हैं। और लेकिन जो हमारा कहना है कि हुकूमत जो है तमाम लग्जरी आइटम पे 1 साल का लगाए, और इसके अलावा इसमें एक होती है LC जो होती है 0 मार्जिन और 100% मार्जिन। तो ये बैंकों का जितना भी इस वक्त प्रॉफिट देखें माहाना या सेमाई या क्वार्टरली, तो वो अरबों में नहीं खरबों में अब चला गया। तो उसकी वजह ये है कि ये $1 डॉलर पे 5-5 रुपये कमा रहे हैं। इन्होंने आपस में कार्टल बना लिया, और अगर ये फैसिलिटी गवर्नमेंट वापस ले लेती है कि जो भी बुकिंग कराएगा अपनी कोई भी इंपोर्ट बिल, तो वो 100% मार्जिन जमा कराएगा। इस वक्त आप 0 मार्जिन पे डॉलर समझो खरीद रहे हैं, बगैर पैसे दिए हुए आप डॉलर बुक कराए जा रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि बैंकों को इंटरेस्ट रेट अलग मिलता है और डॉलर का वो 2-3 रुपये अलग कमा लेते हैं। लेकिन उसका जो नुकसान है सारे का सारा मुल्क होता है, और जिसकी पूरी मुल्क की मैशत और हुकूमत की साख भी दो पे लग चुकी है। सही है। और इरफान साहब 23 मई को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है स्टेट बैंक की तरफ से, शरह सूद किधर जा रही है आपको? क्योंकि हम तो तवक्को रख रहे हैं, जो मार्केट बता रही है कि बढ़ने जा रही है, मुतालबा आप लोगों का क्या होगा इरफान इकबाल शेख साहब? देखिए जी, सबसे पहले कि जी इरफान साहब, इरफान इकबाल शेख साहब को मेरी बात ये विजिबल नहीं रहा। और नंबर 2 बात ये गवर्नमेंट जो है इसको मैंडेट
फैसले भी कर रही, मैं अभी भी यही कहूँगा कि फैसले करेगी तो मसला आगे चलेगा। अदरवाइज इन हालात में हम दोनों की सोच में, हम सर्जरी की सोच में कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। काम बेहतर आगे होंगे, काम कर सकेंगे, इन्हें फैसले करने पड़ेंगे। ये अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे काम हम हमला हुकूमत करें या ना करें, क्योंकि मैं जो पूरी कर रही हूँ पूरी सियासी तौर पर, तो ये अभी तक अपने आप को इसके ऊपर क्या भी किसी कि हमने इसमें गवर्नमेंट को चलाना है या नहीं चलाना है, हमें छोड़ना है। तो जब तक ये सिंगल हैंडेड फैसला नहीं करेंगे तब तक इनके मामला ठीक नहीं होंगे और इनको फैसले करने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी नुकसान होगा, पाकिस्तान के लिए भी नुकसान होगा। इनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जो भी आपने इम्पोर्ट का किया है फैसला, उसके ऊपर भी इन्होंने आधा वापस ले लिया। एक गाड़ियों को आपने देने के लिए वो भी वापस जमा कराएंगे, फिर मोबाइल फोन के चर्चे आपने करेंगे। जो फैसला करना करो, अगर करना है तो पूरा करो, अगर नहीं करना तो फिर ये बाकी भी छोड़ो। इसका तो 1.5% हिस्सा है, तो बाकी चीजें इससे आपको क्या फायदा होता है। मैं समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट तक फैसले नहीं करती, सही बात नहीं करती, ये मामला आगे नहीं चलने, इनको तक फैसले करने। और तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, सही है सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इरफान साहब वक्त पे पहुंच रहे हैं आपका, एक डॉक्टर करामुल हक साहब का, मलिक बोस्तान साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क्या रास्ता आगे का आसान है, मुश्किल है? अंधेरों से मंजिल तक का सफर कैसे होगा मुमकिन? बहुत से अहम सवालात, फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।